ये वाली एपिसोड उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हायुन ही सियाल को डराने के बाद यहाँ पे जितने भी खाना थे उन सभी खाने को एक भूखे भेड़िए की तरह खाने लगती है और बेचारी सियाल ग्रैंडपा के गोद में जाके रोने लगती है। यहाँ पर जितने भी खाना थे उन सभी खाने को अभी फिनिश करने के बाद हायुन ही अपने मन में ही बोलती है कि वाह मजा आ गया, डिलीशियस। इसी समय ग्रैंडपा भी जो हायुन ही है उसे बोलता है कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं फ्रेश हवा खाने के लिए। कुछ देर बाद हम लोगों को बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा एंड हायुन ही दोनों ही वॉक करते करते मतलब चलते चलते बाहर किसी और जा रहे होते हैं और चलते चलते ग्रैंडपा हायुन ही को एक कमरे के पास लेके आता है और कहता है जाओ अंदर जाओ। तो अचानक से कोई एक बुढ़ा अगर किसी एक यंग लेडी को अचानक से ये बोलेगा कि जाओ कमरे के अंदर जाओ तो कोई क्या सोचेगा। उसी तरह ही हायुन ही थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि क्या। तो ग्रैंडपा अभी बताता है कि इस कमरे के अंदर एक बाथ टब है तो जाओ नहा लो क्योंकि बहुत दिनों से तुम ऐसे ही गंदी होके पड़ी हो। ग्रैंडपा तो अभी हायुन ही से ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जाना है या फिर ना जाओ, मैं तुम्हें 30 मिनट टाइम देता हूँ। 30 मिनट के बाद मैं इस जगह को दोबारा से बंद कर दूंगा। लेकिन इसी वक्त हायुन ही कमरे के अंदर जाके कमरे के दरवाजे को बहुत ही जल्दी से बंद कर देती है। हायुन ही अभी नहाने का मजा लेते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि मैं बैंडेड के बीच में नहीं हूँ बल्कि मैं हेवन में आ गई हूँ। इसी सीन के साथ हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हायुन ही नहाने के बाद पूरी तरीके से अलग ही अपीयरेंस में आ गई होती है। ग्रैंडपा एंड हायुन ही दोनों ही दोबारा से इस जगह से जाने लगता है जहाँ पे हायुन ही ग्रैंडपा से बोलती है कि इस जंगल में इस पहाड़ी में सनसेट का जो माहौल है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसी वक्त हायुन ही को कुछ फूलों को दिखता है तो हायुन ही उसी फूलों के पास जाके बैठ जाती है। तो पीछे की ओर से ग्रैंडपा हायुन ही से बोलता है कि चलो हम लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन अभी ग्रैंडपा के मुंह से यहाँ से वापस जाने की बात को सुनने के बाद हायुन ही पूरी तरीके से चौंक जाती है और अपना शक्ल बनाते हुए ग्रैंडपा से पूछती है क्या, कहाँ पे। तो हमें कुछ देर बाद हायुन ही को दोबारा से उसी काल कोठरी में दिखाया जाता है जहाँ पे हायुन ही को दोनों गार्ड दोनों हाथों से पकड़ के उठा के लेके आई होती है। जहाँ पे ग्रैंडपा हायुन ही से बोलता है कि और कहा तुम्हारी ओरिजिनल जगह पे। मतलब ग्रैंडपा ने हायुन ही को पहले खिलाया उसके बाद धुलाया उसके बाद दोबारा से काल कोठरी में डाल दिया। ग्रैंडपा तो अभी हायुन ही से ये भी कहता है कि तुम्हारा जो कपड़ा है उसे भी चेंज कर दो। तो हायुन ही पूरी तरीके से मना कर देती है। इसके साथ ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इससे अच्छा तुम मेरे साथ उतनी अच्छी तरीके से बिहेवियर ना करते। तो ग्रैंडपा भी सामने की ओर से बोलता है कि जैसा कि तुम अभी के लिए हम लोगों के एक प्रिजनर हो मतलब एक कैदी हो तो इससे अच्छा बिहेवियर मैं तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकता, तो मुझे माफ कर देना। तो इस बात को सुनने के बाद हायुन ही का दिल पूरी तरीके से टूट जाती है, वहाँ टूट जाती है। बेचारी हायुन ही रोते हुए और चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि इससे अच्छा तुम लोग मुझे मार डालो। तो इस समय हायुन ही को इस तरीके से रोता हुआ देखने के बाद ग्रैंडपा हायुन ही के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम हर रोज इस तरीके से खाना नहाना हर एक चीज की मजे ले सकती हो लेकिन इसके बदले में तुम्हें इक्वली कुछ चीज तो देना ही होगा। और ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद जो हायुन ही है वो पूरी तरीके से चौंक जाती है। बेचारी हायुन ही वो तो कुछ अलग ही समझ रही थी और समझेगी क्यों नहीं। सामने की ओर जो माहौल है ये तीनों लौंडा सामने की ओर किस तरीके से खड़ा है वो तो देखने के बाद कुछ और ही लग रहा है, एकदम लग रहा है कुछ और ही होने वाला है। तो बेचारी हायुन ही अभी पूरी तरीके से डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं मेरे साथ कुछ मत करना। हायुन ही इससे आगे और कुछ बोल पाती या फिर और कुछ कर पाती उससे पहले ग्रैंडपा हायुन ही के पीछे आ जाता है और अपनी उंगलियों से उसके बैक साइड में कुछ एक्टिव पॉइंट में क्लिक करता है। तो हायुन ही यहीं पे बेहोश हो जाती है और हायुन ही को बेहोश करने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि कुछ टाइम के बाद तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगी कि हम लोग को आखिरकार तुमसे क्या चाहिए। ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हायुन ही धीरे धीरे करके होश में आने लगती है। हायुन ही अभी अपने मन में ही जो कुछ भी खाया था, जिस तरीके से गर्म पानी में नहाया था और सुंदर सुंदर फूल देखा था उन सभी के बारे में याद करने लगती है अपने मन में ही। लेकिन जैसे ही उसे अभी पूरी तरीके से होश आती है तो उसका शकल कुछ निगड़ा हुआ नींबू जैसा हो जाती है। हायुन ही तो अभी अपने मन में ही ग्रैंडपा ने उसे क्या कहा था उसके बारे में ही सोचने लगती है। लेकिन ग्रैंडपा ने उसे जो कुछ भी बताया था उन सभी का ये कुछ उल्टा ही भाप लेती है और अपने मन में ही बोलती है कि छा कुछ भी करेंगे लेकिन वो सब कुछ नहीं। अगले दिन सुबह ग्रैंडपा दोबारा से हायुन ही के पास आता है जहाँ पे हायुन ही अभी भी लेटी हुई थी और ग्रैंडपा हायुन ही से अभी पूछता है कि
तुम पूरी रात उन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सोची हो ना। लेकिन इस समय हायन ही दूसरी ओर मुड़ जाता है। तो इस समय ग्रैंडपा हायन ही से बताता है कि मुझे पता नहीं मैं यहाँ से जाने के बाद और कब यहाँ पे आऊंगा, तो तुमने अगर कुछ डिसीजन बनाई हो तो मुझे बता सकती हो। ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हायन ही अपने मन में ही सोचने लगती है, अपने मन में ही बोलने लगती है, मैं अगर इन सभी बातों को पूरी तरीके से रिफ्यूज कर देती हो तो वे सभी मुझे इस कारागार के अंदर मरते दम तक बंद करके रखेंगे। और अगर मैं किसी भी तरह यहाँ से बच के जा भी पाऊँ उडोंग सेट के अंदर, फिर भी वे सभी मुझे तो मार ही डालेंगे। तो इन सभी बातों को अभी सोचने के बाद जो हायन ही है वो ग्रैंडपा से बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करूंगी। तो हायन ही के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा बोलता है ये हुई ना बात, जल्दी से पिंजरे से बाहर आ जाओ। कुछ देर बाद हम लोग को बहुत सारे तगड़े तगड़े बैंडेड के लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और इन लोगों की तरफ ही अभी हायन ही सीना तान के आगे बढ़ रही होती है। और हाँ, पेलम पेली करने के लिए नहीं, मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। अभी ग्रैंडपा हायन ही की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं तो तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं देखा, लेकिन एक सेकेंड जेनरेशन डिसाइपल होने के बावजूद तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। और तुम्हें सामने की ओर ये जो बच्चे हैं इन सभी को उडोंग सेट के कुछ स्वॉर्डमैनशिप को सिखाना होगा। ग्रैंडपा तो अभी हायन ही से ये भी बोल देता है कि अगर उडोंग सेट वाले को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता ही है ना, वे सभी तुम्हें जान से मार देगा। तो हायन ही भी बोलती है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। और हायन ही की ये बोलते ही अभी हम लोग को हायन ही के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जब हायन ही एक छोटी बच्ची थी और उसे उडोंग सेट के अंदर कोई एक जन लेके आई थी। तो बाकी जितने भी लोग थे वो सभी तरह तरह की बातें बोलती है हायन ही के बारे में कि वो एक लड़की है, उसका कोई काम नहीं है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलते जो बोलते हैं असली में। इवन जब हायन ही बहुत ही कम एज में मार्शल आर्ट सीखना चालू किया तब भी उसे सभी लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। बेसिकली उससे एक मेट की तरह काम कराते थे, कभी चाय लेके आने के लिए बोलता था तो कभी पोछा मारने के लिए बोलता था। इवन वो जब बड़ी हो गई तब उडोंग सेट के जो एल्डर है उसे तो मसाज भी देने के लिए बोलता था। मतलब हायन ही बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सही है। और हाँ, मैं अभी हायन ही के बारे में जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हायन ही भी ग्रैंडपा को बताती है। इसी समय यहाँ पे पुंग हो आ जाता है और सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम सभी ये जो लेडी है इसे ग्रीट करो, ये आज से तुम सभी लोगों के इंस्ट्रक्टर है। तो इस बात को सुनने के बाद सामने की ओर जितने भी माचोमैन थे वो सभी अपने अपने छाती को पीटते हुए और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर प्लीज हम सभी को सिखाइए। तो वे सभी का ये भयंकर रूप और सीखने का जो प्रतिभा है उसे देखने के बाद हायन ही भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसी समय पुंग हो हायन ही की जो स्वॉर्ड है उसे देते हुए बोलने लगता है कि इंस्ट्रक्टर प्लीज हम लोगों को गाइड कीजिए। हायन ही अभी पुंग हो के बॉडी के अंदर जो ऑरा है उसे महसूस करती है और अपने मन में ही बोलती है कि ये जो बैंडेड के लीडर है इसके पास मेरे से भी पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने अपने सिर को झुका रहा है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद हायन ही भी समझ जाता है, वो अपने शॉट को ले लेती है और बोलती है सभी से चिल्लाते हुए, तुम सभी अच्छी तरीके से देखो मैं किस तरीके से उडोंग सेट के स्वॉर्डमैनशिप को यूज करती हूँ। अभी उडोंग सेट के स्वॉर्डमैनशिप को दिखाने के बाद हायन ही एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है और हायन ही का इस स्वॉर्डमैनशिप देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बैंडेड के लोग थे सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हु करके तालियां मारने लगता है, मुंह से आवाज निकालने लगती है। तो इस समय हायन ही थोड़ा सा खसते हुए कहने लगती है कि अभी मैंने जो दिखाया उसे कहता है क्लैरिटी शॉर्ट टेक्निक, और ये जो शॉर्ट टेक्निक है ये उडोंग सेट के एक बेसिक शॉर्ट टेक्निक है। अगर तुम सभी इसमें मास्टरी हासिल करते हो तो तुम सभी अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लास शॉर्ट टेक्निक के साथ लड़ाई कर सकते हो, आसानी से नहीं हारोगे।
तो चलो आज से सभी एक साथ सीखना चालू करते हैं। और ये बोलने के साथ ही सभी जोरों शोरों से और तो और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ट्रेनिंग को चालू कर देते हैं। ग्रैंडपा भी अभी बाहर से ही मतलब दूर से ही इन सभी चीजों को होते हुए देखता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और देखते ही देखते इसी तरीके से बहुत दिन तक ट्रेनिंग चलता है। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी घर को देखने के लिए मिलती है और इसी घर के अंदर हाइन ही को देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली ये जो घर है ये हाइन ही का ही होता है, जहाँ पे हाइन ही अभी अपने बेड के ऊपर बैठते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि मैं उन सभी को क्लैरिटी शॉर्ट टेक्निक के हर एक मूवमेंट को सिखा दिया, अब वे सभी अपने आप से ही इस शॉर्ट टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। हाइन ही अभी ये सब कुछ अपने मन ही मन सोच ही रही थी। इसी समय दरवाजे को कोई खटखट करता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद हाइन ही भी बोलती है हाँ अंदर आ जाओ। तो वे पर्सन हाइन ही को जो खाना है वो दे देता है। तो हाइन ही अभी खाना खाते हुए बोलने लगती है अपने मन ही मन, इन सभी बैंडेड के कुकिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, सच में वे सभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। यहाँ पे आने के बाद एक चीज तो सही है, मुझे अच्छी तरीके से खाना और तो रेस्ट करने के लिए टाइम भी मिली। हाइन ही अभी तो ये भी बताती है कि जब मैं उडंग सेट के अंदर थी तब मैं फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल से भी ज्यादा मार्शल आर्ट को जानती थी, लेकिन फिर भी वे सभी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतर सैल्यूट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा जीवन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मुझे जिस तरीके से ट्रीट मिल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इम्पीरियल के अंदर मतलब इम्पीरियल पैलेस के अंदर एक नोबेल पर्सन की तरह हूँ। अभी ये सब कुछ सोचते सोचते जो हाइन ही है उसे कुछ महसूस होती है तो वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ जाती है और दरवाजे को थोड़ा सा खोल के उसके अंदर से देखने लगती है। तो देखता है सामने की ओर कोई नहीं है। तो इसी मौके का फायदा उठा के हाइन ही यहाँ से जाने की फैसला करती है। धीरे धीरे हाइन ही दरवाजे से बाहर आती है और तुरंत ही जंगलों के अंदर से बहुत ही तेजी से दौड़ लगाती है और एक ही छलांग में जो बैरियर है सामने की ओर मतलब जो फेंच है उसके ऊपर से बहुत ही एक हाई जंप मारती है। अभी हाइन ही दूसरी ओर आके जैसे लैंडिंग करती है और सामने की ओर देखता है तो वो देखता है कि सामने की ओर तो ग्रैंडपा ऑलरेडी खड़ा हुआ है। तो अभी ग्रैंडपा को अचानक से सामने की ओर देखने के बाद हाइन ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तुरंत ही अपने कदम को पीछे की ओर करती है और ग्रैंडपा के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इस समय ग्रैंडपा हाइन ही से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से इतनी खूबसूरत एक ड्रेस के सेट को ढूंढ के लेके आया, लेकिन तुम इसे ऐसे ही गंदे कर रहे हो। तो ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद जो हाइन ही है उसे कुछ समझ में नहीं आती है। तो ग्रैंडपा अभी हाइन ही से दोबारा से बोलता है कि जैसा कि तुमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया, तुमने बैंडेड के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया, तो तुम्हें ऐसे ही छुप छुपाते हुए आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो सामने के दरवाजे से भी बाहर की तरफ घूमने के लिए जा सकती हो। और एल्डर के मुंह से मतलब ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हाइन ही के चेहरे पे एक चमक दिखती है। ग्रैंडपा अभी हाइन ही से पूछता है कि लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जहाँ तक लगता है तुम तो उडोंग सेक्ट दोबारा से नहीं जाने वाली हो। तो अभी ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हाइन ही अभी कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस करने लगता है। तो अभी ग्रैंडपा सामने की ओर से बताता है कि ठीक है तुम्हारे पास जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, तुम अच्छी तरीके से आज रेस्ट कर लो। मैं बैंडेड के लीडर को जाके बता दूंगा तुम यहाँ से जा रहे हो, तो बैंडेड के लीडर कल तुम्हें कुछ खाना और पैसे दे देगा तुम्हारी यात्रा के लिए। और ग्रैंडपा ये बोलने के बाद ही यहाँ से चला जाता है। और जो हाइन ही है वो अभी अपने मन में ही यही सोचती है कि ये भी तो सही है कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं बचा, और अगर मैं उडंग सेक्ट वापस जाती हूँ और उन लोगों को ये पता चला कि मैं बैंडेड के लोगों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है वो भी उडंग सेक्ट के ही, तो मेरा तो खैर नहीं। हाइन ही की ये सोचते ही अभी हम लोग को नेक्स्ट डे हाइन ही के घर को ही दिखाया जाता है। हाइन ही जैसे घर के दरवाजे को खोलता है वो देखता है उसके घर के सामने एक बड़ा सा पोटली है। तो इस समय हाइन ही इन सभी पोटलियों को देखने के बाद और पैसों को गिनने के बाद अपने मन में ही बोलती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वे सभी अपने अपने जबान के पूरे पक्के हैं। इसी समय इस जगह पे बैंडेड का जो लीडर है वो अपने साथ 2 और लोगों को लेके आते हैं और बोलने लगता है। तो देख के लग रहा है कि तुम यहाँ से जा रही हो। तो पुंग होके मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद हाइन ही अपने मन में ही सोचती है, लग रहा है ये सभी मुझे यहाँ पे कुछ और देर रुकने के लिए बोल रही है और इन लोगों की सिंसियरिटी के कारण मुझे साइंस से यहाँ पे और कुछ देर रुक जाना चाहिए। अपने मन में अभी हाइन ही ये सब कुछ सोचने के बाद इन सभी को जवाब देती है, नहीं अभी नहीं,
लेकिन इसी समय सामने की ओर से बैंडेट का लीडर पुंग हो अभी बोलने लगता है कि हम लोगों ने क्या कभी भी आपको यहाँ पे रुकने के लिए फोर्स किया था? अब तो आपके मन मुताबिक ही यहाँ से जा सकते थे। और हाँ, मुझे ये भी पता है हम लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप चालू हुई थी वो एक बहुत ही घटिया टाइम की वजह से हुई थी। और यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब वो GF-BF वाला नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जान पहचान। पुंग हो हायन ही से बोलने लगता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि आप यहाँ से जाते टाइम यहाँ से अच्छी यादों को लेके जाएंगे, पुराने जितनी भी बातें हैं उन सभी को भूल जाएंगे। पुंग हो की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद हायन ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और हंसते हुए बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन सामने की ओर से जो पुंग हो है अपने हाथ को जोड़ते हुए अभी अपने पीछे जितने भी चना चामुंडे है मतलब मेंबर है उन सभी से बोलता है कि बच्चे, इंस्ट्रक्टर यहाँ से जा रही है। तो वे सभी अभी चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर मतलब हायन ही से बोलने लगते हैं कि इंस्ट्रक्टर आप जुग जुग जियो। और ये बोलने के साथ ही वे सभी एक साथ हायन ही को टाटा बाय बाय करने लगते हैं। बोलने लगते हैं कि इंस्ट्रक्टर जाते टाइम अपना ध्यान रखना और जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ। कैटी अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए यहाँ से जाने लगती है और अपने मन में ही धीरे से बोलती है कि एक्चुअली तुम सभी एक खास किस्म की फुट टेक्निक के बिना क्लैरिटी शॉर्टमैन टेक्निक के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बात को पुंग हो सुन लेता है हायन ही के बहुत ही ज्यादा करीब जाते हुए और थोड़ा सा ढोंग करते हुए कहने लगता है कि क्या? तो अभी हायन ही दोबारा से कहता है कि एक फुट टेक्निक के बिना तुम लोग क्लैरिटी शॉर्ट टेक्निक को अच्छी तरीके से मास्टर नहीं कर पाओगे। और इस बात को सुनने के बावजूद पुंग हो दोबारा से चिल्लाते हुए दोबारा से हायन ही से पूछने लगता है अभी अभी तुमने क्या बोला? मुझे कुछ अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया। तो पुंग हो का ये हरकत देखने के बाद अभी हायन ही पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और भड़कते हुए और बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी और तुम लोग को उडंग सेट के एक फुट टेक्निक को सिखाऊंगी। हायन ही के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पुंग हो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगता है कि इंस्ट्रक्टर, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ। पुंग हो तो अभी हायन ही को यहाँ पे और कुछ दिनों के लिए रुक के बैंडेट के लोगों को कुछ और टेक्निक सिखाने के लिए बोलता है। तो इस बात को हायन ही भी अभी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, यहाँ पे रुक जाने के लिए रेडी हो जाती है। पुंग हो अभी अपने आसपास जितने भी मेंबर थे उन सभी से बोलता है कि तुम सभी बच्चे दोबारा से अपने इंस्ट्रक्टर का ध्यान रखना। तो सभी लोग हमें अपना अपना सिर हिलाता है। तो इस समय हम लोगों को पुंग हो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की ओर ग्रैंडपा की ओर देखने लगता है और इसके साथ ही थोड़ा सा मुस्कुराता है, मतलब काम हो गया सिग्नल देता है। अभी पुंग हो हायन ही से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर आप इस तरफ आइए। तो हायन ही पुंग हो के साथ आते आते बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगी, कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अभी तो हम लोग को ऊपर की ओर ग्रैंडपा को भी दिखाया जाता है जो कि पुंग हो एंड हायन ही को एक साथ आते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल रहा है। तो ग्रैंडपा के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद पीछे की ओर से सियोल अभी खुश होते हुए घुल मिल रहा है इसी बात को दोहराने लगती है। तो ग्रैंडपा सियोल से बोलता है कि तुम छोटे चूजे, तुम्हें क्या पता इसके बारे में, मैं तो बस प्लान के बारे में बातें कर रहा हूँ। अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को ग्रैंडपा को अपने घर के अंदर कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। कल्टीवेशन करते करते ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि क्या हम लोगों की प्लान की वजह से माउंट हुआ सेट के साथ उडोंग सेट का लड़ाई हो गया या फिर कुछ और बड़ा कुछ हो गया जिसके कारण वे सभी मतलब उडोंग सेट वाले अभी भी हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया है। और ये सब कुछ अभी अपने मन में सोचने के बाद ग्रैंडपा अपने मन में ही दोबारा से कहता है कि छोड़ो छोड़ो, उन सभी बातों के बारे में फालतू में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसे करते हैं। और ग्रैंडपा का ये कहते ही अभी हम लोग को शियोल को दिखाई जाती है जो कि इस समय अपना गाल फुला के और मुंह टेढ़ी करके बैठी हुई होती है। तो बेसिकली ग्रैंडपा सियोल को अभी खाना खिलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन सियोल किसी भी कीमत पे उस खाने को नहीं खाता है। तो इस समय ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो चम्मच है उसे टेबल के ऊपर पटक देता है और कहता है ठीक है मत खाओ तुम। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अभी यहाँ से उठ के जाने लगता है। तो सियोल भी ग्रैंडपा को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाती है। बेचारी तो अभी कांदो कांदो हो जाती है लेकिन एक यह अगली पल ग्रैंडपा दोबारा से एक और कटोरी में सियोल के लिए खाना लेके आता है और इस बार सियोल के लिए खाने के लिए मीट लेके आया होता है। तो सियोल भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस खाने को अभी चम्मच के माध्यम से ग्रैंडपा सियोल को खिलाते हुए सियोल से पूछने लगता है कि क्या मुन्नी एकदम स्वादिष्ट है ना। तो सियोल भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और खाते हुए बोलते हैं कि हाँ डिलीशियस।
लेकिन ये तो मीट भी नहीं होता है। बेचारी सियाल को मीट के नाम पे मशरूम को खिलाया जा रहा है। बच्ची है मतलब कुछ भी। तो अभी सियाल को खाना खिलाने के बाद ग्रैंडपा घर के बाहर एक जगह पे बैठ के दोबारा से बॉडी रिकंस्ट्रक्शन मेथड के ऊपर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। ग्रैंडपा अभी कल्टीवेशन करते करते अपने मन में ही बोलने लगता है कि मुझे मेरे बॉडी के अंदर मिनिमम 180 साल के लिए पर्याप्त इनर QI को गैदर करना ही होगा। ग्रैंडपा तो अभी अपने मन ही मन अपने माथे के अंदर जो ट्यूमर है उसकी वजह से जो हेडेक आते हैं उसके बारे में भी सोचने लगता है। अपने मरे हुए फैमिली के रिवेंज के बारे में भी सोचने लगता है। अभी तो ग्रैंडपा को मेडिटेशन करते हुए देखने के बाद सियाल भी उस तरीके से बैठ जाती है और अपने हाथ को अपने पेट के सामने करके मेडिटेशन करने लगती है। अपने मेडिटेशन को कंप्लीट करने के बाद ग्रैंडपा अपने स्पेयर को पकड़ लेता है और यहाँ से उठ जाता है। अपने मन में ही बोलता है मुझे पता है मेरे बॉडी के इनर QI को ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन मेरे जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उसे मैं ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकता। मेरे मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस करना होगा। और अपने मन में तो ये भी बोलता है कि सियाल के हाथ में स्पेयर दे देना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो मैं सियाल को इन सभी चीजों को धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। और ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही ग्रैंडपा अभी सियाल से बोलता है कि सियाल तुम मुझे देख के कॉपी कर रहे हो ना, तो इस चीज को मेरे स्पेयर टेक्निक को अच्छी तरीके से देखो। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अपने स्पेयर टेक्निक को यूज करने लगता है, मतलब उसे परफॉर्म करने लगता है। ग्रैंडपा अभी जो स्पेयर टेक्निक यूज कर रहा है ये होता है इनहेरिट लिव फैमिली का स्पेयर टेक्निक। और इसे अभी सियाल अपनी बड़े बड़े आंखों से ऊ करके दिखने लगती है। ग्रैंडपा अभी हम लोग को ये जो स्पेयर टेक्निक है इनहेरिटिंग विंड स्पेयर टेक्निक, जिसे कि मैं पहले कुछ उल्टा ही प्रोनाउंस किया था, सो माफ कर देना। इसके बारे में बात आता है कि ये जो स्पेयर टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक टेक्निक है। इवन इसके सामने एक पावरफुल और फैंसी फैमिली लियांग फैमिली, उन लोगों के पास जो स्पेयर टेक्निक है वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो स्पेयर टेक्निक है इसका जो मैनुअल है वो पूरी तरीके से गुम हो गया है और ग्रैंडपा को बस कुछ ही चीजें पता है। ग्रैंडपा अभी खड़े खड़े ये सब कुछ बता ही रहा था, लेकिन इसी समय सियाल ग्रैंडपा के पाँव को पकड़ के अभी ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा भी अभी सियाल से पूछता है कि क्या हुआ मेरी बच्ची। तो सियाल भी अभी अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ग्रैंडपा गिव गिव ग्रैंडपा। मतलब सियाल इस वक्त ग्रैंडपा से ग्रैंडपा के स्पेयर को मांग रही होती है। तो इस समय ग्रैंडपा सियाल से बोलता है कि तुम्हें ये स्पेयर चाहिए, लेकिन ये स्पेयर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन सियाल उसी स्पेयर को मांगते ही रहता है। तो इस समय ग्रैंडपा भी राजी हो जाता है और सियाल से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें स्पेयर को देता हूँ, तुम इसे अच्छी तरीके से पकड़ने की कोशिश करना। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा सियाल के हाथ में स्पेयर को थमा देता है। लेकिन इस स्पेयर कुछ ज्यादा ही मोटा होता है और सियाल को इसे पकड़ने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो ग्रैंडपा सियाल के हाथ से दोबारा से स्पेयर को उठा लेता है। तो सियाल अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि ग्रैंडपा ग्रैंडपा बैड। तो ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सियाल से पूछता है कि लेकिन मैंने क्या किया। लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा के ध्यान एक छोटी सी बैम्बू के टुकड़े के ऊपर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे उठा के सियाल के हाथ में थमा देता है और सियाल से कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो सियाल भी अभी उसी बैम्बू को अपने हाथ में पकड़ के पोजीशन में खड़ी हो जाती है। तो सियाल की एक कारनामा देखने के बाद ग्रैंडपा सियाल से बोलता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन एक एक्सपर्ट की जैसा है। वेल तुम मुझे फॉलो करो और हाँ, कॉपी करने के टाइम पे गिर मत जाना। ग्रैंडपा ये बोलते ही अभी फिर दोनों को अपने अपने पोजीशन में खड़े होते हुए दिखाया जाता है। और ग्रैंडपा देखते ही देखते सियाल को अभी दोबारा से उसी ब्लेड टेक्निक को दिखाने लगती है। और ब्लेड टेक्निक को अभी दिखाने के बाद ग्रैंडपा अभी जैसे ही सियाल की ओर देखता है तो ग्रैंडपा अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा तो अभी हंसने लगता है क्योंकि सियाल अभी उसी बैम्बू से कुछ मुजरा जैसा कर रही होती है। लेकिन इस समय ग्रैंडपा हंसते हंसते जब अच्छी तरीके से सियाल की हर एक मूवमेंट को नोटिस करता है तो ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सियाल जो टेक्निक है जिसे कि ग्रैंडपा सियाल को बस एक बार ही दिखाया था उसे सियाल बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। ग्रैंडपा तो अभी अपने मन में ही बोलता है कि क्या ये इमॉर्टल साउंड बॉडी की कोई एबिलिटी है।
और इन सभी चीजों को देखने के बाद ग्रैंडपा तो अभी सियोल के अंदर एक बहुत प्रतिभाशाली फ्यूचर को देखती है। तो इस समय ग्रैंडपा दोबारा से अपने स्पेयर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए सियोल से बोलता है कि सियोल, आज से मैं जो भी जानता हूँ उन सभी चीजों को, उन सभी मार्शल आर्ट को तुम्हें अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा के बैक साइड पे इतनी देर तक मेहनत करने की वजह से दर्द चालू हो जाता है। तो इस समय ग्रैंडपा अपने बैक साइड को पकड़ते हुए और अपने स्पेयर को एक लाठी की तरह यूज करते हुए सामने की ओर जाने लगता है और इसी चीज को सियोल भी कॉपी पेस्ट करती है। तो इस समय ग्रैंडपा सियोल से बोलता है कि तुम छोटे चूजे, तुम्हारी बॉडी तो अभी भी बुढ़ी भी नहीं हुई है, फिर भी तुम्हें दर्द हो रही है। इसी समय हम लोग को जंगल के अंदर किसी एक पर्सन को इसी ओर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका पाँव एक रस्सी से लग जाता है, मतलब जो ट्रैप है उसमें लग जाता है। तो अभी जंगल की ओर से झुन करके कुछ आवाजें होने लगती है। तो ग्रैंडपा को पता चल जाता है कुछ बाहरी वाले इस जंगल में आए हैं। तो ग्रैंडपा अभी बहुत ही ध्यान से जंगल की ओर देखता है, तो देखता है कि 3 पर्सन यहाँ पे आई होती है, जहाँ पे तीनों में से एक पर्सन बोलने लगती है कि ग्रैंडपा, क्या तुम यहाँ पे हो? और सियोल, क्या यहाँ पे है? तो हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये हाइन ही होती है, जो कि अपनी अपीयरेंस को पूरी तरीके से बदल ली होती है। तो हाइन ही की ये भयंकर रूप देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सियोल वो तो ग्रैंडपा की पाँव के पीछे से अभी बोलती है कि ये टाइगर। तो अभी हमें ये दिखाया जाता है कि वे सभी एक्चुअली यहाँ पे आए थे ग्रैंडपा को खाना देने के लिए, जहाँ पे बैंडेड का वाइस लीडर हाइन ही को जनरल मैनेजर नाम से पुकारती है। तो इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या जनरल मैनेजर? उडोंग सेट के एक सेकेंड जनरेशन डिसाइपल बैंडेड ग्रुप का जनरल मैनेजर बन गया। इसी समय हाइन ही उसी पोटली को अपने सामने करते हुए और हंसते हुए बोलने लगती है कि कल हम लोगों ने एक जंगली सुअर का शिकार किया, तो इसके अंदर उसी का ही मीट है और इसके साथ यहाँ पे कुछ रैबिट का भी मीट है। तो हाइन ही के मुंह से अभी मीट वर्ड सुनने के बाद सियोल पूरी तरीके से खुश हो जाती है और भागते हुए हाइन ही की तरफ ही जाने लगती है। तो सियोल को अपने और आते हुए देखने के बाद हाइन ही सियोल से बोलने लगती है कि सियोल, ये जो पोटली है ये बहुत ही ज्यादा भारी है, चलो मैं ये तुम्हारे लिए कैरी कर देती हूँ। लेकिन इसी समय हम लोग को कुछ उल्टा ही दिखाया जाता है। सियोल उसी भारी पोटली को अपने सिर के ऊपर उठा के घर के ओर ही दौड़ने लगती है और बोलती है कि आई लाइक मीट। तो इस समय सियोल को ये भारी पोटली को अपने सिर के ऊपर उठा के इस तरीके से दौड़ते हुए देखने के बाद हाइन ही भी पूरी तरीके से चौंक जाती है और बोलती है कि कैसे। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा हाइन ही के साइड में आके हाइन ही से पूछने लगता है कि ठीक है, फॉर्मेलिटी बहुत हो गया, अब जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। तुम इतने दूर तक मीट को देने के लिए तो नहीं आए हो, तो माजरा क्या है बताओ। तो इस समय हाइन ही ग्रैंडपा से बोलने लगती है, क्या आपको उस न्यूज के बारे में नहीं पता है? तो ग्रैंडपा पूछता है, कौन सी न्यूज? क्या उडोंग सेक्ट वालों ने कोई चाल चली है? तो हाइन ही साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जो जियांग हू कंट्री को पूरी तरीके से उल्टा के रख सकता है। तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हाइन ही से इस बात को अच्छी तरीके से समझाने के लिए बोलता है। तो इस समय हाइन ही ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आप शॉर्ट इम्प्रेस के बारे में जानते हो? तो ग्रैंडपा भी अभी रिप्लाई में बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो तो एक महान मार्शल आर्टिस्ट है, उसे कौन नहीं जानेगा। तो इस समय हाइन ही ग्रैंडपा से बोलते हैं कि कहा जाता है कि शॉर्ट इम्प्रेस एक वर्चुअस लाइफ में आने के लिए एक वे है स्पिरिचुअल कर रही है और वो चीज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बाई यांग काउंटी में। हाइन ही की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा हाइन ही से पूछता है कि क्या यह चीज ज्यादा बड़ा मामला है? तो इस समय हाइन ही ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल शॉर्ट इम्प्रेस की है। और हाइन ही की ये बोलते ही अभी हम लोग को जो वर्चुअस लाइफ स्पिरिचुअल है उसके बारे में बताया जाता है, ब्ला 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 बहुत कुछ बताया जाता है। मैं उसका कुछ पूरी तरीके से स्किप मार दे रहा हूँ। हाइन ही अभी ग्रैंडपा को ये भी बोलती है कि हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद शायद से हम लोग को आपके फैमिली मतलब लिव फैमिली के साथ जो भी घटना घटी थी उन सभी के बारे में कुछ जानकारी मिले। लेकिन इस समय ग्रैंडपा हाइन ही को साफ साफ मना कर देता है और हाइन ही से बोलता है कि तुम बस मेरे फैमिली का बहाना बना के वहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहती हो ना। तो इस समय हाइन ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि ना एल्डर, आप कुछ गलत समझ रहे हो। तो इस समय एल्डर मतलब ग्रैंडपा हाइन से बोलने लगता है कि अगर तुम एक दिन ज्यादा जीना चाहते हो तो वहाँ पे मत जाओ, चूहे की तरह छिपे रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम वहाँ पे जाते हो और तुम्हें उडोंग सेट वाले ने देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो तुम अंदाजा ही लगा सकते हो। और इन सभी के अलावा मैं एक वांटेड मैन हूँ। तुम्हें बताओ, एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने पीठ पर एक बच्ची को उठाई हुई है, क्या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा? ग्रैंडपा अभी ये बोलते हुए यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इसी समय हाइन ही अपने गोदी में
सियोल को उठा लेती है और बोलने लगती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मे और सियोल एक माँ और एक बेटी जैसे है? एल्डर, इस तरह आप मे और सियोल एक सामान्य परिवार जैसा ही दिखेंगे। हम बस दूर से ही वो जो सेरेमनी होंगे उसे देखेंगे। हायन ही के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है, ये भी सही है। और इस तरीके से तो मैं अपने परिवार का जो कातिल है उसे भी आसानी से पता लगा पाऊंगा। ग्रैंडपा अभी अपने मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय हायन ही ग्रैंडपा के हाथ को पकड़ लेता है और बोलने लगती है कि चलिए पिता, एक साथ चलते हैं, मैं आपका देखभाल करूंगा। और इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा का पूरा होश ही उड़ जाता है और कहते हैं, आई बेगन पिता में कब हो गया। और ग्रैंडपा की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। रात के सीन को दिखाया जाता है। हम लोग को एक शहर को दिखाया जाता है। वही शहर होता है जहाँ पे वे सभी आने के लिए बातें कर रहा था। और इसी शहर के रास्ते गलियों में लोग भी छकाछक भर के रखा हुआ था। और इसी गली में हम लोग को 3 पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे एक पर्सन बोलने लगता है कि सोचो हम लोगों को शॉर्ट इम्प्रेस को देखने का मौका मिलेगा। तो एक और पर्सन बोलता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट इम्प्रेस को देखने के लिए नहीं आए हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी आए हैं। और इसी तरीके से वे तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त इन लोगों के साइड में से होते हुए कोई एक लंबा चौड़ा पर्सन जाने लगता है, जिससे कि देखने के बाद वे लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, मतलब घबरा जाता है। तो हमें भी देखने के लिए मिलते हैं कि वे पर्सन और कोई नहीं ग्रैंडपा ही होता है। ग्रैंडपा के साइड में हायन ही और हायन ही की गोदी में सियोल भी होती है। हायन ही अभी ग्रैंडपा से पूछने लगता है, फादर क्या आपको कुछ खाना है? तो ग्रैंडपा भी अभी बोलता है कि हाँ चलो वहाँ पे जाके कुछ नूडल्स खाते हैं। तो ग्रैंडपा के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद हायन ही बोलती है कि आप इससे भी बढ़िया चीज खा सकते हो। और इसके साथ ही ये भी बोलती है कि यंग मास्टर ने मेरा मतलब जो लीडर पुंगहो है वो हम लोगों को बहुत सारे पैसे को भी दिया है। तो हायन ही के मुंह से अभी पुंगहो के बारे में सुनने के बाद ग्रैंडपा हायन ही से बोलता है कि लगता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। और आपस में ही इस तरीके से बातें करते करते अभी वे लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।